प्रॉब्लम नंबर 1 इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल हम मौजम मुगल की बुक से इसी टाइटल वाली बुक से लेके हम करने जा रहे हैं। इसके ऊपर 2022 टू 2023 लिखा हुआ है, 2022 से 23 तक लिखा हुआ है। इस बुक से हम न्यूमेरिकल करेंगे जी। पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में, सरगोदा यूनिवर्सिटी के पेपर में, गुजरात यूनिवर्सिटी के पेपर इसी बुक से बनता है। न्यूमेरिकल भी इसी में से आते हैं, इसी बुक के सेम टू सेम न्यूमेरिकल आते हैं। कुछ थोड़ी बहुत उन्हें चेंजिंग पॉसिबल है की हो, अदरवाइज सेम टू सेम न्यूमेरिकल इस बुक से आते हैं। मौजम मुगल की बुक है जी। इसी टाइटल इसी कलर वाली बुक से देखें हम कर रहे हैं, क्योंकि हर साल बुक चेंज हो जाती है। तो पिछले साल और इस साल में जो खास चेंज है ना जी, वो कैपिटल गेन्स के पोर्शन का है, या कैपिटल गेन के पोर्शन का चेंज है पिछले साल से और इस साल से। जो चेंज है, जो कंपैरिजन अगर हम करें, कैपिटल गेन की आइटम्स का डिफरेंस है और पिछले साल से जो मेजर चेंज है दूसरा जो इस साल आया है, जो इस बुक में है। पिछले साल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को भी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में लिखा जाता था। पिछले साल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को भी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में लिखा जाता था, इस बार ऐसा नहीं है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को उसके अपने ही सेक्शन में लिखा जाता है और सैलरीड पर्सन के लिए उसी को टोटल इनकम में ऐड कर दिया जाता है। तीसरा जो चेंज पिछले साल की निस्बत है कि पिछले साल जब आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते थे, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस नहीं करते थे जो प्रॉपर्टी पर होते थे। इंडिविजुअल और एसोसिएशन के लिए एक्सपेंसेस को माइनस करना पिछले साल अलाउड नहीं था। इस बार वो भी इजाजत है कि कंपनी भी, एसोसिएशन भी और इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन भी वो अपनी प्रॉपर्टी इनकम में से प्रॉपर्टी में पर होने वाले एक्सपेंसेस को माइनस कर सकते हैं। तो ये तीन मेजर चेंजेस हैं पिछले साल की निस्बत। YouTube पे फॉर्मेट भी पड़ा हुआ है, किसी को फॉर्मेट भूल गया हो तो फॉर्मेट वहां से जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन जो चेंजेस है मैं बता रहा हूँ आपको वो नहीं है यहाँ पर चैनल में। कौन सी चेंजेस मैंने बताई बता दी। तो कैपिटल गेन्स के रेट्स में फर्क आया है, ट्रीटमेंट में फर्क आया है। दूसरा, प्रॉपर्टी इनकम पहले सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में लिखी जाती थी, अब उसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ही लिख दिया जाता है। तीसरी मेजर चेंज जो आई है कि पहले सिर्फ कंपनीज को अलाउड होता था कि वो जी अपनी प्रॉपर्टी इनकम में से उसके एक्सपेंसेस माइनस करें। अब इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन, जिसका हम न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं, 25 न्यूमेरिकल हमने इस बुक से करने हैं। तो ये जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, उनको पहले एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत थी, इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन को इजाजत नहीं थी। अब वो इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन को भी इजाजत है कि वो अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से एक्सपेंसेस माइनस कर सकता है। तो ये तीन मेजर चेंजेस हैं। बहरहाल हम प्रॉब्लम नंबर 1 करने जा रहे हैं इस बुक से। पेज नंबर 381 है, प्रॉब्लम नंबर 1 है। मिस्टर खालिद जावेद एक सैलरीड इंडिविजुअल है, सैलरीड पर्सन है, उसका क्वेश्चन है, सैलरीड पर्सन है, उसका क्वेश्चन है फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2022। क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है जी आपने? क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है जी आपने? सबसे पहले आपने 5 लाइंस की हेडिंग लेनी है। मिस्टर खालिद जावेद नाम लिखना जी, सबसे पहले आपने टैक्स पेयर का ब्रैकेट में लिखना जी ये सैलरीड इंडिविजुअल है। हमने क्योंकि सैलरीड इंडिविजुअल के ही न्यूमेरिकल करने हैं, आपके सिलेबस में भी वही है। दूसरी लाइन लिखनी है जी आपने टैक्स ईयर। तो आप जो टैक्स ईयर, बेशक आप आज जुलाई 2023 है, लेकिन हम न्यूमेरिकल हमेशा पिछले एक साल की पढ़ते हैं, क्योंकि इस साल की चेंजेस तो भी आनी है। वो तो न्यू बुक आएगी जाकर सितंबर अक्टूबर में जाकर, उसमें अपडेट होगी। तो करंटली जब भी टैक्स पढ़ा जाता है वो पिछले साल का पढ़ा जाता है। तो 2022 का जो टैक्स ईयर है उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। टैक्स ईयर एंडेड बुक के ऊपर 2022 से 2023 लिखा हुआ है। वही न्यूमेरिकल सारी यूनिवर्सिटीज में यही न्यूमेरिकल करवाए जाते हैं, इसी बुक से तैयारी करवाई जाती है। न्यू एडिशन तो अभी बुक का आया ही नहीं मार्केट में, ना ही वो भी आना है। वो भी अगस्त सितंबर में जाकर आएगा, सितंबर अक्टूबर में जाकर, वो तो नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए होगा। तो टैक्स ईयर एंडिंग 30 जून, आज क्या तारीख है बता? ऑलरेडी 1 अगस्त 2023। लेकिन हम जो न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं वो टैक्स ईयर खत्म हो चुका है 30 जून 2022 तक का। टैक्स ट्रीटमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। टैक्स ट्रीटमेंट्स की समझ आ जाए, ट्रीटमेंट करनी आ जाए, तो हर साल के लिहाज से इंसान समझ लेगा इसमें अच्छा अब ये चेंज आ गया, अब ये रेट चेंज हो गया।
तो एक बार तो प्रोसीजर समझना जरूरी है। न्यूमेरिकल में मकसद भी ये है कि आपको टैक्स कैलकुलेट करने का प्रोसीजर आना चाहिए। तीसरी लाइन हो गई। चौथी लाइन है जी रेजिडेंशियल स्टेटस। हर न्यूमेरिकल के शुरू में ये 5 लाइन होगी, सिर्फ नाम बदलेगा। और 5वीं लाइन है जी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल। ये फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं जी। फॉर्मेट में देखिए जी, मैं जब बनाता हूँ फॉर्मेट तो एक इनर कॉलम है और एक आउटर कॉलम है। इनर कॉलम में हम कैलकुलेशन करते हैं, एग्जैम्प्टेड इनकम लिखते हैं। आपने रिटर्न ऑफ इनकम की डेफिनेशन पढ़ी है, इसमें कहा गया भी सारी इनकम के बारे में बताना पड़ता है। वो इनकम जो टैक्सेबल है वो भी बतानी पड़ती है, जो इनकम एग्जैम्प्ट है उसके बारे में भी बताना पड़ता है। क्वेश्चन का देखिए सोल्यूशन जो है ना वो बुक पे थोड़ा तरतीब उसकी डिफरेंट होगी। आपको जो तरतीब मैं सिखाऊंगा वो आपने सीखनी है। ये मुझे डर है इस बात का। आपको नोट करने का जब मैं नोट नहीं करे तो आपने बातें शुरू कर देनी है, ज़्यादा रिलैक्स हो जाए। हालांकि आपको अपना क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए, खुद ही असेसमेंट करनी चाहिए कि इनकम सैलरी के आइटम है, प्रॉपर्टी के आइटम है, ये टैक्सेबल है, ये एग्जैम्प्ट है। खुद ही अपना हिसाब लगाएं भाई आपको चीज़ें याद हैं या नहीं है, आपको टैक्स में ये आइटम की समझ आ रही है नहीं आ रही। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12। सबसे पहले हेडिंग आपने इनकम फ्रॉम सैलरी की देनी है। क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है हमें? पहले तो हम आमतौर पे अकाउंटिंग में कहते हैं कि आपने जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़े, लेकिन टैक्स में एक तो न्यूमेरिकल करने में पेपर में टाइम कम होगा, दूसरा अटेम्प्ट करने का तरीका देखिए, पढ़ा भी जाएगा और क्वेश्चन हो भी जाएगा। आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है इनकम फ्रॉम सैलरी की। हमेशा इनकम फ्रॉम सैलरी की हेडिंग देनी है। फर्स्ट लाइन से पढ़ना शुरू करना है, फर्स्ट लाइन से एंड वाली लाइन तक क्वेश्चन पढ़ना है। जो इनकम फ्रॉम सैलरी के आइटम होंगे ना पहले हम सारी लिख लेंगे। जो इनकम फ्रॉम सैलरी के अलावा होंगी ना उन पे हम हल्का सा डॉट लगाकर उनको छोड़ते जाएंगे। क्वेश्चन सारा पढ़ा भी जाएगा और ये डिस्टिंक्शन भी हो जाएगी कि भाई ये इनकम फ्रॉम सैलरी की आइटम है, ये प्रॉपर्टी की आइटम है, ये बिजनेस की आइटम है, ये कैपिटल गेन की आइटम है, ये अदर सोर्सेज की हैं, ये सेपरेट ब्लॉक की हैं, ये एफटीआर की हैं। जब जैसे आप इनकम फ्रॉम सैलरी के आइटम ढूंढेंगे सारा क्वेश्चन भी पढ़ा जाएगा और हर टाइप ऑफ इनकम, हर हेड ऑफ इनकम भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी में आती है बेटा, और आपको टैक्स रूल याद होना चाहिए, बेसिक सैलरी हमेशा फुली एग्जैम्प्ट होती है। और ये भी रूल याद रखना भाई कि जो कुछ आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे वो एनुअल लिखना है, आपसे सालाना की बुनियाद पर 12 मंथ्स का डेटा लिखना है। तो ये 85,000 पर मंथ सैलरी है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो बेसिक सैलरी 12 मंथ की आएगी। बेसिक सैलरी 12 मंथ की पूरी टैक्सेबल है, कितनी आएगी? 10,20,000, 10,20,000 बेसिक सैलरी आपकी। बेसिक सैलरी के बाद सेकंड आइटम है बेटा, सेकंड आइटम है बोनस। बोनस याद रखें 2,50,000 है, हमेशा फुली टैक्सेबल होगा। जो आइटम फुली टैक्सेबल है उसे आउटर कॉलम में लिख दें, जो एग्जैम्प्ट है या जिसकी कैलकुलेशन करनी है उसको इनर कॉलम में लिखें। दोनों आगे आ जाएगा। उसके बाद है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल है। एंटरटेनमेंट अलाउंस 70,000 फुली टैक्सेबल है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद लिखा हुआ है हाउस रेंट अलाउंस, अकोमोडेशन अलाउंस या हाउस रेंट अलाउंस, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ये फुली टैक्सेबल है। इसकी अमाउंट नहीं गिवन हमें, कहता अमाउंट खुद ले लें आप। क्या लिखा हुआ है अमाउंट के बारे में? अमाउंट इसकी है 50% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल।
MTS का 50%। MTS कितना है? आपको सैलरी स्केल दिया हुआ है 65,000 से लेकर 1 लाख तक, 65,000 से लेकर 1 लाख तक। सेंटर में लिखा हुआ है 5,000 एनुअल इंक्रीमेंट। तो मिनिमम टाइम स्केल कितना हुआ? 65,000। 65,000 है पर मंथ। बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं स्टूडेंट्स, ये 65,000 ले देते हैं भाई, वो पर मंथ डेटा है। आपने 65,000 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा मिनिमम टाइम स्केल पूरे साल का। मल्टीप्लाई करें 65,000 को 12 से मल्टीप्लाई करें, जो अमाउंट आएगी उसका 50% है। ये 50% 50% नहीं, पहले इसका 3,90,000। तो ये हाउस एंड अलाउंस की अमाउंट आ गई है। उसने खुद कहा भाई हाउस एंड अलाउंस कितना है? 50% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल। मिनिमम टाइम स्केल हमने कैसे लिया? 65,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 65,000 पर मंथ का मिनिमम टाइम स्केल था, एनुअल फिगर नहीं है, 12 से मल्टीप्लाई कर। ये पर ईयर मिनिमम टाइम स्केल आ गया, उसका 50% हाउस एंड अलाउंस है, हाउस एंड अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। कैलकुलेट करके चेक करते हैं आप लोग। उसके बाद है कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस के बारे में हमने पढ़ा है, ये भी फुली टैक्सेबल है। कन्वेंस अलाउंस की अमाउंट है 95,000। उसके बाद देखिए 6th आइटम, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय का टैक्स अदा कर दिया है। याद रखिए, इस पे मार कर रहा हूं, मैंने कहा था इसकी डबल ट्रीटमेंट होनी है। ये बेनिफिट भी है और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में भी लिखा जाएगा। बेनिफिट क्या हुआ? मुझे खालिद जवेद जो एम्प्लॉय है उसका टैक्स उसकी कंपनी ने दे दिया है, एम्प्लॉयर ने दे दिया, उसको बेनिफिट हुआ क्या नहीं? जहां उसे ये बेनिफिट मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, हाउस एंड अलाउंस मिल रहा है, कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है, वहां उसका 25,000 रुपया भी कंपनी अदा कर रही है। तो टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, ये बेनिफिट है एम्प्लॉय के लिए। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय, इसकी डबल ट्रीटमेंट क्यों मैंने कहा है बता? देखिए बेटा, आपका टैक्स अदा हो चुका है ना, खालिद जवेद का टैक्स अदा हो चुका हुआ है। जितने भी टैक्स साल के दौरान अदा हो जाए वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में भी लिखे जाते हैं। सबसे आखिरी स्टेप था 8वां स्टेप, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसमें हम लिखते हैं ये टैक्सेस वो जो अदा हो चुके हुए हैं, इसको मैंने हल्का सा मार्क करके ताकि ये मिस ना हो जाए। उसके बाद ज़कात डिडक्टेड, ये टोटल इनकम में से माइनस होती है, इसको भी मार्क कर दिया। इतना छोटा निशान लगाना है कि एग्जामिनर वहाँ इन्विजिलेटर को ना पता चले कि आपने निशान लगाया, अपने लिए मार्क करना है पेंसिल से आपके पास, पता चले ये आइटम हुआ जिनकी ट्रीटमेंट अभी हमने करनी है, क्योंकि अभी हम इनकम हम सैलरी को ढूंढ रहे हैं। उसके बाद रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरनेट बिल। इंटरनेट का आपका बिल था, कंपनी ने आपको रीइंबर्स कर दिया। अगर ये पर्सनल यूज के लिए हो तो फुली टैक्सेबल है, अगर ऑफिशियल यूज के लिए हो तो फुली एग्जैम्प्ट है। तो ये फुली एग्जैम्प्ट है, इसको भी लिखना है, याद आगे आगे करते हैं। इंटरनेट यूजेज बिल, इंटरनेट यूजेज बिल क्योंकि किसके लिए है? ऑफिशियल यूज के लिए, तो ये फुली एग्जैम्प्ट होगा। फुली एग्जैम्प्टेड आइटम को इनर कॉलम में लिखे, आउटर में ऐसा लाइन लगा, पता चलेगा ये फुली एग्जैम्प्ट है, कोई चीज आउटर कॉलम में नहीं होती है। उसके बाद है जी एनकैशमेंट अगेंस्ट अनअवेल्ड लीव। छुट्टियां नहीं किया आपने, लीव्स को अवेल नहीं किया, उसके पैसे ले लिए, एनकैश करवा दिए। अनअवेल्ड लीव का मतलब जो छुट्टियां आपको मिली थी वो ना करके आपने उनके पैसे ले लिए हैं, ये बेनिफिट हुआ है आपको, फुली टैक्सेबल। एनकैशमेंट अगेंस्ट अनअवेल्ड लीव्स, वो छुट्टियां जो आप कर सकते थे वो आपने अवेल नहीं की, उनका बेनिफिट नहीं लिया आपने, उसके लिए नकद रकम आपने ले ली है, 28,000 फुली टैक्सेबल हो। उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट फ्री लोन। जब भी लोन आएगा, नहीं लोन जो आपने कंपनी से लिया हुआ है, पहले लोन की रकम देखनी है। लोन की रकम 10 लाख से ज्यादा होगी तो ट्रीटमेंट होगी, वरना कोई ट्रीटमेंट नहीं। यहाँ 12,50,000 लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर, लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर। अब आपने एम्प्लॉयर से लोन लिया, मैंने पहले भी बताया था लोन बेनिफिट नहीं है, लोन तो वापस करना होता है। लोन पर जो आपका इंटरेस्ट बच रहा है ना, ये बेनिफिट है। कितना इंटरेस्ट बच रहा है? कोई इंटरेस्ट नहीं वो आपसे ले रहा, इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है आपको। भाई इंटरेस्ट फ्री लोन का मतलब है मार्केट में जो रेट चल रहा है ना इंटरेस्ट का, उसे कहते हैं बेंचमार्क रेट, और आपके लिए वो रेट है 10%। आपने खुद याद रखना,
कंपनी ने मार्केट रेट 10% आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, तो 10% का फायदा हो गया ना। तो 10% का फायदा हुआ, वो आता है 1,25,000, वो टैक्सेबल होता है। इंटरेस्ट फ्री लोन, जितना इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया गया, आपको फ्री कर दिया गया, वो इंटरेस्ट आपको फायदा हो गया। कितना इंटरेस्ट बच रहा है जी? 10%। याद रखना है आपके लिए बेंचमार्क रेट 10% है। उसके बाद जी मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस करने से पहले देख लेना मेडिकल की कोई और सहूलत तो नहीं मिल रही है आपको। तो फिक्स एजुकेशन अलाउंस, टेलीफोन बिल, मेडिकल की कोई और सहूलत नहीं है ना हो, तो मेडिकल अलाउंस बेसिक सैलरी का 10% एग्जैम्प्ट होता है। मेडिकल अलाउंस के बारे में आपने पढ़ा है कि मेडिकल अलाउंस जितना भी मिल रहा है ये एग्जैम्प्ट है। कितना एग्जैम्प्ट है? लेस एग्जैम्प्ट। कितना एग्जैम्प्ट है? अप टू 10%, अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। अब देखिए आपके सामने बेसिक सैलरी लिखी हुई है 10,20,000, इसका 10% नहीं, 10,20,000 का 10% नहीं, तो ये 1,02,000 एग्जैम्प्ट हो जाएगा। 1,20,000 मेडिकल अलाउंस है, उसमें से 10% ऑफ बेसिक सैलरी 1,02,000 बनता है, वो एग्जैम्प्ट हो गया। बाकी कितना बचा जी? बाकी 18,000 बचा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। जितना ऐसा एग्जैम्प्ट है वो माइनस कर दें, जो बाकी बचा वो टैक्सेबल हो गया। 1,02,000 एग्जैम्प्ट है, 1,20,000 में से बाकी 18,000 इजाफी मिल रहा है आपको, वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद फिक्स एजुकेशन अलाउंस फॉर चिल्ड्रन। फिक्स एजुकेशन अलाउंस फॉर चिल्ड्रन फुली टैक्सेबल है, क्योंकि उसके अपने इंस्टीट्यूशन में नहीं है। फिक्स एजुकेशन अलाउंस इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा, कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है 80,000 फुली टैक्सेबल। उसके बाद टेलीफोन बिल्स पेड बाय द एम्प्लॉय हिमसेल्फ। आप अपने टेलीफोन के बिल खुद अदा कर रहे हैं, बेनिफिट है बताइए? अपने टेलीफोन बिल खुद अदा कर लेना, कोई बेनिफिट नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसको हम एग्जाम नहीं देंगे। तो एग्जाम तो होती है इनकम, ये इनकम थोड़ी है, इनकम तो नहीं है ना भाई, तो आपने अपना एक्सपेंस खुद पे किया। जो ऐसे जो फॉर्मेट में रहता है इन आइटम की कोई ट्रीटमेंट नहीं, उनमें ये आइटम की तरह एग्जाम का लफ्ज सिर्फ इनकम के साथ लिखा जाता है, बेनिफिट के साथ लिखा जाता है कि ये बेनिफिट एग्जाम है। भाई अपना टेलीफोन बिल अदा करना ही कोई बेनिफिट थोड़ी है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा ना, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। हाँ जो ब्रैकेट में इसके साथ लिखा हुआ है ना, इसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है टैक्स पेड विद टेलीफोन बिल। टैक्स आपने अदा कर दिया टेलीफोन बिल के अंदर शामिल करके, ये आएगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में। मैं देखिए इसमें भी निशान लगा, भाई ये वो टैक्स है जो साल के दौरान आप पे कर चुके हैं। टैक्स पेड विद टेलीफोन बिल का मतलब क्या हुआ? टैक्स पेड विद टेलीफोन बिल का मतलब क्या? ये वो टैक्स है जो आप पे कर चुके हैं, टेलीफोन बिल के अंदर शामिल था जो आप पे कर चुके हैं, तो ये आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को लिखा जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है होटल बिल पेड बाय द कंपनी। होटल बिल कंपनी ने अदा किए हैं आपके, होटल बिल्स रिलेटिंग टू ऑफिशियल ड्यूटीज, क्योंकि आप ऑफिशियल पर्पस के लिए गए हुए थे, तो उसकी होटल बिल कंपनी ने दी है, ये फुली एग्जैम्प्ट है। अगर आप प्लेयर टूर के लिए जाते हैं, वहां की होटल बिल कंपनी देती है, तो फुली टैक्सेबल होने थे। ऑफिशियल ड्यूटी के लिए जाए तो जितने भी होटल बिल बनते हैं ये फुली एग्जैम्प्ट है। उसके बाद यूटिलिटीज अलाउंस, यूटिलिटीज अलाउंस फुली टैक्सेबल है। यूटिलिटीज अलाउंस के बारे में हमने पढ़ा, गैस, बिजली, पानी की सहूलत, टेलीफोन की सहूलत, इसके लिए कंपनी आपको अलाउंस देती है, तो यूटिलिटीज अलाउंस फुली टैक्सेबल है 45,000। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट आ रही है जी स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस टू मीट द ऑफिशियल ड्यूटीज। अगर सिर्फ इतनी लाइन लिखी होती ना तो फुली एग्जैम्प्ट था। इसके नीचे लिखा हुआ है आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुए 40,000, आपको जो ऑफिशियल ड्यूटी दी गई थी उसके लिए अलाउंस दिया गया था 50,000, लेकिन आपके खर्चे हुए 40,000, 10,000 जो बचा है वो टैक्सेबल होगा। स्पेशल अलाउंस जो आपको मिल रहा है, अगर सिर्फ स्पेशल अलाउंस लिखा होता तो फुली एग्जैम्प्ट था, लेकिन जो साथ एक्चुअल एक्सपेंस दे दिए गए हैं ना, लेस एक्चुअल एक्सपेंस, इसका मतलब आपको 50,000 कंपनी ने दिया था, आपका खर्चा 40,000 का हुआ है, बाकी 10,000 बचा ना आपको, ये 10,000 बेनिफिट हो गया, ये बेनिफिट टैक्सेबल होगा। एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स को माइनस कर दें, 40,000 के एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, बाकी 10,000 जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। टीवी रेफ्रिजरेटर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर ओनली फॉर द यूज, ये भी याद रखने बाद पहले भी मैं समझा चुका हूँ, दोबारा चीजें डिस्कस हो रही है सारी,
दूसरी तीसरी बार नहीं। कोई एसेट टीवी, रेफ्रिजरेटर, एलसीडी, एलईडी, वाटर कूलर कंपनी आपको प्रोवाइड करे, हमेशा के लिए प्रोवाइड कर दे, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दे तो फ्री टैक्सेबल है। अगर कंपनी आपको मार्केट वैल्यू से सस्ता दे दे तो जितना सस्ता दे रही है ना तो जो फायदा हो रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर सिर्फ कोई चीज़ आपको इस्तेमाल के लिए दी जा रही है कि भाई आप टीवी रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जब लॉस छोड़ के जाएंगे वापस कर देते हैं, अब क्या टैक्सेबल करना है। अब जितनी देर आपने उसको इस्तेमाल किया ना उतनी देर की डेप्रीसिएशन आपका बेनिफिट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैंने 1 साल इस्तेमाल किया ना तो 1 साल मैंने उसे फायदा लिया, वो फायदा कैसे कैलकुलेट होगा, हम 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालते हैं, वो जो 1 साल की डेप्रिसिएशन है समझते हमने इतना उसे इस्तेमाल कर लिया, वो बेनिफिट हो गया, वो टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है टीवी रेफ्रिजरेटर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर ओनली फॉर द यूज ऑफ एम्प्लॉय कॉस्टिंग 1,50,000, इसकी कीमत 1,50,000 थी, ऑन विच कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन 20%, इस पर कंपनी कितनी डेप्रिसिएशन लेती है 20%। टीवी रेफ्रिजरेटर प्रोवाइडेड फॉर यूज $1,50,000 का टीवी रेफ्रिजरेटर था जो आपको यूज करने के लिए दिया गया था, इसकी 20% जो डेप्रिसिएशन है उतना आपने इस्तेमाल कर दिया, वैसे वो बनती है 30,000, वो टैक्सेबल हो जाएगी, इतनी कीमत है टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद ये टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, इसको भी मैं मार कर रहा हूँ। टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी क्या है बता, यही आइटम की बेटा बात समझ नहीं आने को आप ध्यान से ना देख रहे हैं, वो कहीं पड़ी है आपका ध्यान से ही करें तो समझ नहीं आने पेपर में होगा, बाद में हुआ क्या है तो न्यूमेरिकल आगे नहीं करना ना, तभी नहीं आइटम की समझ नहीं आनी। टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी ड्यूरिंग द, आपकी सैलरी में से इतना टैक्स काट लिया गया है, तो जितने टैक्स भी आपके काट रहे हैं ना, एक वो टैक्स है जो एम्प्लॉयर ने आपका दे दिया था, एक वो टैक्स है जो टेलीफोन बिल में शामिल था, एक ये टैक्स है जो आपकी सैलरी में से काट लिया गया है। ये स्टेप नंबर 8 में आते हैं जहाँ पर हम लिखते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। 19वां और आखिरी पॉइंट, टैक्स साल के दौरान जो टैक्स साल के दौरान काटते हैं, जैसे सैलरी पर्सन है ना, सैलरी पर्सन उसका टैक्स हर महीने सैलरी में से काट जाता है। हकीकत में जो टैक्स का रूल है उसके मुताबिक तो साल के एंड पे टैक्स देना चाहिए, लेकिन लोगों से टैक्स बर वक्त लेने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अक्सर डिपार्टमेंट और कंपनी की जिम्मेदारी लगाती है भाई कि आपने अपने मुलाजमीन की सैलरी में से हर महीने टैक्स काट लेना है। वो जो साल पूरे साल आपका टैक्स कटता रहा, एंड पे आपने बता देना कि ये टैक्स मेरा सैलरी में से कट चुका हुआ है, तो आपने मेरा कैलकुलेट किया ना उसमें से ये माइनस कर देना कि ये टैक्स तो मैं दे चुका हूँ, कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। उसके बाद ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर टू इंश्योर द कंपनी अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कंपनी ने अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया ना, आपका हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी अगर आपको कंपनी ने दी है, तो हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है कंपनी जो आपका अदा कर रही है ये फुली एग्जेम्प्ट है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी जो आपका 75,000 अदा कर रही है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का, ये 75,000 पूरी एग्जैक्ट है। यहाँ तक देखेंगे हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, आगे देखिए सॉल्यूशन शुरू हो गया है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका समझते हैं, हमने देखे पहले पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, तरतीब से क्वेश्चन 1 बाय 1 पढ़ते जाते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी की सारी आइटम हमने पहले पूरी की, दरमियान में जो जो इनकम फ्रॉम सैलरी की आइटम नहीं थी ना हमने उनको माल कर दिया। क्वेश्चन पढ़ा भी क्या, इनकम फ्रॉम सैलरी का पोर्शन भी हो गया। टाइम कम होना है, टाइम मैनेज करना है आपको। इनकम फ्रॉम सैलरी का पोर्शन भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन भी सारा पढ़ा गया। अब हमने क्वेश्चन सारा पढ़ा है, 1 बाय 1 सारी आइटम पढ़ी, हमें पता है ना इस क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम बिजनेस है, ना इस क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, ना कैपिटल गेन है, ना अदर सोर्स है। इसका मतलब ये जो शख्स है ना मिस्टर खालिद जावेद, इसका सैलरी के अलावा इसका कोई सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं है, तो इसकी यहाँ तक सारी इनकम को हम जमा करेंगे, ये इसकी आएगी टोटल इनकम, जिसको हम टोटल सैलरी इनकम कहते हैं ना। इसका चूंकि सैलरी के अलावा इसकी कोई और इनकम है ही नहीं है, तो इसकी यही टोटल इनकम है। अदरवाइज हम यहाँ क्या लिखते, टोटल सैलरी इनकम, फिर प्रॉपर्टी की हेडिंग देते, प्रॉपर्टी ना हो तो बिजनेस की हेडिंग दे देते, उसका बिजनेस भी होता तो बिजनेस ना हो तो कैपिटल गेन की हेडिंग दे देते, वो भी ना हो तो अदर सोर्स की हेडिंग दे देते। फिर जो दोनों इनकम आती सैलरी और अदर सोर्स वाली या सैलरी या प्रॉपर्टी वाली, फिर उनको ऐड करते तो टोटल इनकम आती।
अब क्योंकि इसकी कोई और इनकम है ही नहीं है तो इसकी यही इनकम सैलरी इनकम है, यही इनकम टोटल इनकम है। सही हो गया? टोटल करें शाबाश। इसी को बेशक आप याद रखें, ये टोटल सैलरी इनकम है क्योंकि इस बार इसमें और कोई इनकम है ही नहीं है। तो जितना भी चीजें आउटर कॉलम में लिखी हैं, जितनी भी अमाउंट आउटर कॉलम में लिखी हैं सबको ऐड करें, आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी। आपके पास टोटल इनकम आ गई। नेक्स्ट पेज पर आप आगे दिया टोटल इनकम आ गई है 21,60,000 तक। आप फॉर्मेट याद होना चाहिए कि आपको कंप्यूटेशन का पोर्शन टोटल इनकम आने के बाद इसमें से 5 चीजें माइनस होती है। ज़कात डिडक्टेड, वर्कर वेलफेयर फंड, डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2, प्रॉफिट ऑन डेट, मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस और चिल्ड्रन एजुकेशन फीस। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, सिर्फ इस क्वेश्चन में ज़कात डिडक्टेड है बस। ना वर्कर वेलफेयर फंड है, ना चिल्ड्रन एजुकेशन फीस है, ना डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2 है, ना प्रॉफिट ऑन डेट, मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस है। टोटल इनकम में से आप सिर्फ ज़कात डिडक्टेड माइनस होगी नहीं, टोटल इनकम में से सिर्फ ज़कात डिडक्टेड माइनस होगी तो आपके पास आएगी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। टोटल इनकम में से ज़कात डिडक्टेड माइनस हो जाएगी। ज़कात डिडक्टेड पे हमने मार्क किया होगा जी 2,75,000 रुपया ज़कात है जी, 2,75,000 से माइनस कर दें एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 19,11,000 आपके पास एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आती है। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आती है, एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आपके पास आती है। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में उसके बाद हम ऐड करते हैं शेयर फ्रॉम ईओपी। इस क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम ईओपी नहीं है, इस क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम ईओपी नहीं है। शेयर फ्रॉम ईओपी नहीं होगा तो इसका मतलब है यही एक्चुअल इनकम आपकी फाइनल इनकम है, यही एक्चुअल इनकम आपकी यही फाइनल इनकम। अब इसमें मजीद कोई इनकम नहीं ऐड होनी तो इसका मतलब अब यहाँ से कंप्यूटेशन का पोर्शन शुरू हो जाएगा, यहाँ से कंप्यूटेशन का पोर्शन शुरू हो जाएगा। तो कंप्यूटेशन हम यहाँ लिखेंगे कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल ऑन एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल ऑन एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। टैक्स कैलकुलेट करना है एक्चुअल टैक्सेबल इनकम पर, क्योंकि आपकी इनकम है सिर्फ एक्चुअल टैक्सेबल इनकम, कोई टैक्सेबल इनकम और रेट पर्पस नहीं है। जब ऐसा हो जाए तो आपने डबल लाइन लगा देनी है, जब 19,11,000 पर टैक्स कैलकुलेट करना है। जब 19,11,000 आपके पास एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ गई है, इसका टैक्स कैलकुलेट करने के लिए बुक में भी टेबल दिया हुआ है, बुक में भी टेबल दिया हुआ है, फॉर्मेट में मैंने भी टेबल दिया हुआ है जी। 2022 तक के टैक्स रूल्स में अगर आप देखें तो पहली स्लैब है जी 6 लाख रुपए का 0% टैक्स है। दूसरी स्लैब है जी 6 लाख से लेकर 12 लाख तक अगर इनकम है आपकी तो आप पर 5% टैक्स है, जितनी इनकम 12 लाख से ज्यादा है। तो आपकी इनकम तो 19 लाख है, इसका मतलब आप दूसरी स्लैब में भी नहीं आ रहे, तीसरी स्लैब में आ रहे हैं जिसकी रेंज है 12 लाख से लेकर 18 लाख, 12 लाख से लेकर 18 लाख। इसमें भी नहीं आ रहे जी आप, आपकी इनकम तो 19,11,000 है। दूसरी स्लैब में भी नहीं आ रहे आप आ रहे हैं चौथी स्लैब में जिसकी रेंज है 18 लाख से लेकर 25 लाख तक। आप आ रहे हैं फोर्थ स्लैब में, फोर्थ स्लैब में इनकम कितनी है जी 18 लाख से लेकर 25 लाख तक। 18 लाख तक फिक्स टैक्स दिया हुआ है, 18 लाख से ये स्लैब शुरू हो रही है। 18 लाख तक का फिक्स टैक्स दिया हुआ है 90,000। 18 लाख तक का फिक्स टैक्स दिया हुआ है 90,000। देखें ये लिखा हुआ है 90,000 प्लस कितना लिखा हुआ है 17.5%, 17.5% नहीं, जितनी इनकम 18 लाख से ज्यादा है 15%। फोर्थ स्लैब में 15%, इसका मतलब ही हुआ 18 लाख से जो इनकम ज्यादा है उसमें तो 15% दे देंगे, तो 18 लाख तक का क्या बनेगा 18 लाख तक का फिक्स टैक्स दिया हुआ है 90,000। 18 लाख से कितनी इनकम ज्यादा है जी 1,11,000,
18 लाख से कितना ज्यादा है? 1,11,000। 1,11,000 आ गया। 1,11,000 पर टैक्स कितना है? 15%। क्या मतलब सिर्फ 1,11,000 का टैक्स देना पड़ेगा? नहीं भाई, जो 18 लाख था तो उसका फिक्स टैक्स था। 18 लाख का फिक्स टैक्स हो गया। 18 लाख से जितनी इनकम ज्यादा है उसका कितना टैक्स है? 15%। इसका 15% है 16,650। तो याद है 1,06,650। 1,06,650 आपका एक्चुअल टैक्स पेबल आ गया। ये सेकंड स्टेप था। टोटल 8 स्टेप थे ना। ये सेकंड स्टेप था, ये एक्चुअल टैक्स पेबल आ जाता है। रेट पर्पस वाले टैक्स को बदलते हैं कि एक्चुअल टैक्स के हिसाब से। नहीं तो आप डायरेक्ट देखिए कुछ निकाल दिया आपने इस क्वेश्चन में, रेट पर्पस वाली इनकम गिवन नहीं थी तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया तो एक्चुअल टैक्स पेबल आ गया हमारा। तीसरा स्टेप कौन सा बनता है? कंसेशन फॉर सीनियर सिटीजन, वो नहीं है इस क्वेश्चन में। फोर्थ स्टेप है टीचर्स रिबेट, वो भी नहीं है इस क्वेश्चन में। फिफ्थ स्टेप है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वो भी नहीं है इस क्वेश्चन में। सिक्स स्टेप है एवरेज रिलीफ, वो भी नहीं है इसमें। सेवन स्टेप है ऐड टैक्स ऑन सेपरेट लॉ, इसमें नहीं है। आठवां स्टेप है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये है वो है। तो जितनी आइटम्स के साथ हमने मार्क किया हुआ है ना, उनमें से 3 आइटम वो है जिसके साथ हमने लिखा कि जिसका लिखा हुआ था टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका हुआ है। जैसा कि सबसे पहले क्या था जी? टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, ये भी हमारा टैक्स है जो पे हो चुका हुआ है। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर 25,000 रुपया हमारा टैक्स था जो पे हो चुका हुआ है। उसके बाद दूसरी चीज मार्क की थी आपने ज़कात की। उसके बाद क्या लिखा हुआ था? टैक्स पेड विद टेलीफोन बिल, टैक्स पेड विद टेलीफोन बिल 4,000 भी माइनस कर दें। सैलरी में कितना टैक्स शामिल था? 48,000। ये भी आप पे कर चुके हुए हैं बेटा। ये तीनों टैक्सेस वो हैं जो आप पे कर चुके हुए हैं, इनको माइनस कर दें। कितना आएगा जी? 29,000। ये देखें इसका आंसर के साथ क्या लिखेंगे आप? आंसर लिखेंगे नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न, नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न। इसके बाद एफटीआर आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में एफटीआर की इनकम भी नहीं है। अब आपने होमवर्क दी 2 और 3 अभी नहीं करना, आपने 2 और 3 अभी नहीं करना। होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 1 मैंने करवाई है, 4 आपका होमवर्क है। प्रॉब्लम नंबर 1 मैंने करवाई है, 4 आपका होमवर्क है। प्रॉब्लम नंबर 2, 3 और 20 ये हम सबसे एंड वाले दिन करेंगे। ये तीनों में कॉमन प्रॉब्लम है जो हमने डिस्कस करनी है। प्रॉब्लम नंबर 2, 3 और 20। अभी फिलहाल आपने 4 करना है। मैं नेक्स्ट क्लास में 5 क्वेश्चन बनाऊंगा।